आज के समय में जब हम दुनिया के सबसे अमीर देशों के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम अरब देशों को भी शामिल करते हैं, जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें, लग्जरी गाड़ियां और लग्जरी लाइफस्टाइल है। क्योंकि अरब देशों में काला सोना कहा जाने वाला कच्चा तेल मिलता है और आज के समय में बिना कच्चे तेल या बिना एलपीजी गैस के कोई भी देश एक दिन भी नहीं टिक सकता है। इस कारण तो आज के समय में जिन देशों के पास कच्चे तेल और एलपीजी गैस के भंडार है वे देश समृद्ध माने जाते हैं। जैसे खाड़ी देशों को ही देख लीजिए। लेकिन इन खाड़ी देशों में एक देश ऐसा भी है जिसके पास अपार मात्रा में ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार मौजूद है। फिर भी यह देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है और इस देश का नाम है ईरान। ये वाला। अब यह ईरान दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा संसाधन संपन्न देश है, क्योंकि ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार और चौथा सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार मौजूद है। यानी अगर ईरान के कुल संसाधनों का मूल्य लगाया जाए तो यह मूल्य $27 ट्रिलियन के करीब बैठता है, जो सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देशों के कुल संसाधनों से भी कई गुना ज्यादा है। लेकिन आर्थिक तौर पर देखा जाए तो ईरान सऊदी अरब, कतर और यूएई से काफी पीछे है। और ऊपर से ईरान के पास सऊदी अरब और कतर की तुलना में युवा लोगों की आबादी और शिक्षित आबादी होने के साथ ही ईरान की आबादी 80 मिलियन है, जो ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बढ़त प्रदान करती है। लेकिन इन सभी सौभाग्य और संसाधनों के होने के बावजूद भी ईरान दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस देश के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार और चौथा सबसे बड़ा खनिज तेल का भंडार है, वो देश दुनिया का सबसे गरीब देश कैसे हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि ईरान एक गरीब देश क्यों बन गया है। $27 ट्रिलियन के संसाधन होने के बावजूद भी ईरान इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा है, और ऑयल रिच कंट्री होने के बावजूद ईरान खाड़ी देशों में सबसे गरीब देश क्यों माना जाता है। इसके क्या क्या अलग अलग कारण है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो आज मौजूदा समय में ईरान के पास रूस के बाद प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। असल में ईरान के पास प्राकृतिक गैस का 1203 ट्रिलियन क्यूबिक फीट भंडार मौजूद है, जो पूरी दुनिया के कुल प्राकृतिक गैस भंडार का 17% है। वहीं कच्चे तेल के मामले में ईरान चौथे नंबर पर आता है। ईरान के पास 2,08,600 मिलियन बैरल तेल का भंडार है। और इतना ही नहीं, ईरान की भौगोलिक स्थिति भी बाकी देशों की तुलना में बहुत अच्छी है, क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास स्थित है, जो उसे पूरी दुनिया की पहुंच दे सकता है। साथ ही जमीनी रूप से यूरोप और एशिया से जुड़ा हुआ है, जो ईरान को बाकी अरब देशों की तुलना में अधिक भौगोलिक सुविधा प्रदान करता है। लेकिन फिर भी ईरान इन अरब देशों की तुलना में आर्थिक रूप से बहुत पीछे रह गया है, जिसके कई कारण हैं। तो ईरान की बर्बादी की शुरुआत तब से हो गई जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। साल 1779 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने राजशाही पहलवी वंश का अंत कर दिया और ईरान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। और ये घटना ईरान के भविष्य के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन थी, क्योंकि इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती जा रही थी और लोग खुले विचारों से जीवन को जी रहे थे। लेकिन इस क्रांति के बाद इस्लामिक राजतंत्र की स्थापना हो गई और इस्लाम में माने जाने वाले सभी नियमों को लागू कर दिया गया, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था धीमे धीमे कमजोर पड़ने लगी। वहीं इस क्रांति के तुरंत बाद ही यानी साल 1980 में ही ईरान और इराक के बीच युद्ध शुरू हो गया, जो अगले 8 साल तक यानी साल 1988 तक चला। और कई अर्थशास्त्रियों के अनुसार ईरान इराक युद्ध इन दोनों देशों के इतिहास का काला दिन है, जिसने इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। क्योंकि इराक के साथ 8 साल के युद्ध में कम से कम 3 लाख ईरानी लोग मारे गए और 5 लाख से अधिक घायल हुए। साथ ही ईरान को इस युद्ध में $500 अरब का घाटा हुआ। इतना ही नहीं, नई सरकार ने सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और उन लोगों की सभी संपत्ति को जब्त कर लिया जिन्होंने इस्लामिक कानूनों को नहीं माना था, और उनकी संपत्ति को बाइनाड नामक संस्था को सौंप दिया। इस संस्था सामाजिक कार्य करती थी। इस संस्था के द्वारा गरीब लोगों और उद्योगों में कर्मचारियों को काम सौंपा जाता था और ईरान के ज्यादातर उद्योग भी
इसी संस्था के अंतर्गत आते थे, जिन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। साथ ही इन्हें ना ही कोई वित्तीय रिकॉर्ड रखने पड़ते थे और इन पर नियंत्रण भी ईरान के सर्वोच्च नेता का होता था। और ये सभी उद्योग ईरान की कुल अर्थव्यवस्था के 20% हुआ करते थे, जिन पर मात्र ईरान के सुप्रीम लीडर का हक होता था। साथ ही ईरान की कुल वर्कफोर्स का 10% हिस्सा ईरान की इन्हीं संस्थाओं में काम करता था, जिससे ईरानी सरकार को इन लोगों पर नियंत्रण करने में आसानी होती थी और अमीर लोगों को इस संस्था से जुड़ने पर व्यवसाय करने में छूट प्रदान की थी। और अमीर लोगों को मिली इसी टैक्स छूट के कारण यहाँ के लोगों ने अपना व्यापार शुरू नहीं किया। इस कारण तो ईरान की अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर काफी पिछड़ गया और आज भी इन बाइनेट संस्थाओं के कारण ईरान की कुल निर्यात में 69% हिस्सा मात्र ऑयल और गैस का है और बाकी बचे हुए हिस्से में मात्र प्लास्टिक आइटम, कालीन, स्टील और आयरन आते हैं। लेकिन ईरान का यह निर्यात ईरान को कभी भी एक विकसित अर्थव्यवस्था नहीं बना सकता है, क्योंकि यूरोप के देशों को देखा जाए तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण अर्थव्यवस्थाओं में गति रहती है, जबकि ईरान के पास ऐसा कुछ नहीं होने के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था धीमी गति से चली आ रही है, जिसका सारा श्रेय इन बाइनेट संस्थाओं को जाता है। असल में इन संस्थाओं से मात्र ईरान के नेताओं ने ही पैसा कमाया। इससे ईरान के गरीब लोगों की स्थिति और भी बदतर हो गई है। फिर ईरान दूसरे देशों से औद्योगिक निवेश के लिए अपने शहरों और अपने परिवहन में ना के बराबर ही निवेश कर रहा है। दूसरी ओर इनके पड़ोसी देश कतर और सऊदी अरब जैसे देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन में अरबों रुपए का निवेश कर रहे हैं, ताकि दूसरे देशों के द्वारा इन देशों में आसानी से निवेश किया जाए। साथ ही ऐसा करने से टूरिज्म और बिजनेस भी आकर्षित होता है। इस वजह से कतर और सऊदी अरब अरबों रुपए अपने नए शहरों और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में लगा रहे हैं, जिसका उदाहरण हाल ही में हुए फीफा वर्ल्ड कप में देखा गया, जब कतर ने कई नए शहर और नए स्टेडियम मात्र इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए बना दिए। और बाद में इसी वर्ल्ड कप के कारण कतर को अरबों रुपए मात्र टूरिज्म से प्राप्त हुए, जबकि ईरान अरब देशों की तरह टूरिज्म इंडस्ट्री बनाने के लिए निवेश नहीं कर रहा है। इस कारण ईरान में बहुत ही कम विदेशी नागरिक आते हैं, जो एक प्रमुख विदेशी धन का स्रोत माने जाते हैं। इस कारण ईरान अर्थव्यवस्था के मामले में इन देशों से काफी पीछे रह गया है। इसके अलावा ईरान के आर्थिक हालत खराब होने का सबसे बड़ा कारण ईरान पर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध है, जो ईरान पर राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक कारणों से लगाया गया है। असल में पश्चिमी देशों द्वारा ये प्रतिबंध ईरान पर उनकी सेना, राजनीतिक पार्टियों, सामाजिक संगठनों और लोगों पर लगाया गया है, जिससे उनका वित्तीय प्रवाह बिल्कुल बंद हो चुका है। ईरान पर 1979 की क्रांति के बाद अमेरिका के द्वारा अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध लगाया गया है और अमेरिका के सभी सहयोगी पश्चिमी देशों ने भी ईरान पर अमेरिका के प्रभाव के कारण प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि ईरान की बाइनेट संस्थाओं पर दुनिया भर के प्रतिबंधित संगठनों को पैसा देने के आरोप लगते हैं और ये प्रतिबंधित संगठन आतंकवाद और इस्लामिक विचारधारा को फैलाने वाले होते हैं, जिनका प्रभाव यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों पर होता है। इस कारण अमेरिका समेत सारे पश्चिमी देश ईरान पर बार बार प्रतिबंध लगाते हैं, ताकि ईरान की बाइनेट संस्थाएं ऐसे संगठनों और आतंकवादियों को पैसा ना दे पाए। इस कारण ईरान अपने इस्लामिक क्रांति के बाद धीरे धीरे पश्चिमी देशों से कट गया है। फिर ईरान परमाणु हथियार बनाने और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए भी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ईरान को परमाणु हथियार ना बनाने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों ने मिलकर जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA समझौता किया था, लेकिन ईरान चोरी छुपे परमाणु हथियार बनाने के लिए फिर प्रयास कर रहा था। इस कारण 2018 में अमेरिका ने समझौते को तोड़ दिया और ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद ईरान दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश बन गया था, क्योंकि इन प्रतिबंधों से पहले ईरान प्रतिदिन 26 लाख बैरल तेल का निर्यात करता था, जो इन प्रतिबंधों के बाद सिर्फ 6 से 7 लाख रह गया। साथ ही ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा में भारी गिरावट भी आ गई, क्योंकि वर्तमान समय में एक अमेरिकी डॉलर 42,250 ईरानियन रियाल के बराबर हो चुका है। और इन सभी कारणों के अलावा ईरान की इस आर्थिक स्थिति का मुख्य रूप से जिम्मेदार ईरान की सरकार खुद भी है, क्योंकि मुद्रास्फीति का दबाव खराब घरेलू नीतियों का परिणाम होता है, जो देश को आर्थिक मंदी की ओर बढ़ाता है। ऐसे में ईरान का मुख्य निर्यात तेल का था। वहीं तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगने के कारण ईरान की सरकार के पास तेल का राजस्व आना बिल्कुल बंद हो गया
जिससे सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खाली होने लगा और ईरान के नागरिकों के लिए जारी किए गए पैकेज और नीतियां भी बंद करनी पड़ी। यानी अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के कारण ईरान के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आज ईरान की 30% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। और साल 2020 में आई महामारी के बाद ईरान में 10 लाख नौकरियां चली गई। मतलब अगर ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने की जिद को छोड़ दे और अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ परमाणु अप्रचार संधि पर साइन कर दे तो अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान से प्रतिबंध हटा लेंगे और ईरान पहले की तरह तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन ईरान की कट्टर इस्लामिक सरकार अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। इस वजह से यह सरकार अमेरिका और पश्चिमी देशों से किसी भी समझौते को करने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही यह दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों को पैसा मुहैया कराना भी बंद नहीं कर रही है। इस कारण तो पश्चिमी देश भी ईरान पर लगे प्रतिबंधों को और भी सख्त कर रहे हैं। यानी ईरान सरकार की जीत के कारण ईरान के लोगों को आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है, वरना ईरान आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक होता, जैसे बाकी अरब देश है वैसे ही, जिसकी अर्थव्यवस्था 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर होती। लेकिन फिलहाल सब कुछ इससे उल्टा है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।